देखो भाई, माइटोसिस की बात करेंगे अपन। माइटोसिस में क्या होता है, एक का डबल, एक से दो बनने हैं। देखो माइटोसिस में हमें सिर्फ यही समझना है कि एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। देखो सबसे पहली चीज तो आप याद रखो, जो आपको याद करने की है, रटने की है, एक साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है माइटोसिस से कभी कभी, और पूछ लेते हैं कि ये जो शब्द है, टर्म जो है माइटोसिस की, वो किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो यहां पर वैज्ञानिक है फ्लेमिंग। वैज्ञानिक कौन है, फ्लेमिंग। ये साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रखना कि माइटोसिस शब्द जो है वो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ऐसी बाद में अपन मियोसिस पढ़ेंगे तो मियोसिस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मियोसिस शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो दिया था फार्मर और मूरे नाम के वैज्ञानिकों ने। वो मियोसिस में पढ़ेंगे तब लिखा दूंगा। अभी इतना याद रखो कि माइटोसिस शब्द किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, और क्या क्या बातें बता चुका हूं पिछले, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, देखो जिस सेल से दो नए सेल बनेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, मदर सेल। इसको क्या बोलते हैं, मदर सेल। और जो दो नए सेल बने हैं ना, इनको बोलते हैं डॉटर सेल। ये आप याद रखना। सेल डिवीजन में जो सेल डिवीजन होती है, जिस सेल में डिवाइड होता है, वो मदर सेल होता है, और डिवाइड होने के बाद जो नई सेल बनती है वो डॉटर सेल होती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो नई सेल बनती हैं आपकी, वो दोनों नई सेल सिमिलर होती हैं। सिमिलर मतलब एग्जैक्टली सेम। ये दोनों आपस में भी सेम होंगी और अपने मदर सेल से भी सेम होंगी। किन किन चीज़ों में सेम होंगी, ये शेप में बिल्कुल सेम होंगी, एक जैसा शेप होगा। ठीक है, इनका साइज भी बिल्कुल एक जैसा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर भी बिल्कुल सेम होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं, ये मटर का पौधा है, ये किसका प्लांट है, पी, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 2n = 14, 14 होंगे। तो इस माइटोसिस के अकॉर्डिंग इससे जो दो डॉटर सेल बनेंगे, उनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 14 ही होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जो माइटोसिस होता है, एक चीज समझ में आ गई ना, इस माइटोसिस में जो दो नए सेल बनते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं आपस में भी और मदर सेल में भी। मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं होते, उनमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होता। मदर सेल में 14 क्रोमोसोम है तो उसकी डॉटर सेल में भी 14 क्रोमोसोम ही आएंगे। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। कोई चेंजेस ना आने की वजह से इसे होमोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। होमोटाइपिक डिवीजन भी कहा जाता है। और ये जो माइटोसिस होती है वो सोमेटिक सेल्स में होती है। बताया था, किसी भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक सोमेटिक सेल्स और एक रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट के अंदर एंथर के अंदर होगा, ओवेरी के अंदर होगा। बाकी की पूरी प्लांट बॉडी सोमेटिक सेल्स की होती है। तो सोमेटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, इसीलिए इसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसीलिए इसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका काम क्या है, माइटोसिस का काम है ग्रोथ करना, ग्रोथ करना और रीजनरेशन करना। अब ग्रोथ से मतलब आपने देखा होगा, छोटे में प्लांट कितना होता है, इतना बड़ा होता है। एक छोटे से बीज से प्लांट निकलता है, इतना बड़ा होता है। देखते देखते वो प्लांट काफी बड़ा हो जाता है। मतलब उसमें जो ग्रोथ हो रही है, मतलब उसमें सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। मान के चलो कि जब वो छोटा प्लांट था तो उसमें 100 सेल थे, 100 से ज़्यादा ही होते हैं, 100 सेल थे। लेकिन अब वो बड़ा हो गया, मतलब उसके सेल जो है वो साइज में भी बढ़े हैं और नंबर में भी बढ़े हैं। तो जो नंबर में सेल्स बढ़े हैं, अगर 100 थे आज 1 लाख हैं, तो वो 1 लाख सेल कैसे हो गए, इस माइटोसिस की वजह से। मैं बचपन में छोटा था, आप बचपन में काफ़ी छोटे थे, आज इतने लंबे कैसे हो गए, इस माइटोसिस की वजह से। माइटोसिस हुआ, सेल बने, एक का डबल, डबल का 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह से सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं सेल डिवीजन से। और सेल डिवीजन में भी कौन सा अपना मेन, माइटोसिस से। इसलिए ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रीजनरेशन से मतलब ये है, जैसे कि प्लांट की किसी टहनी को आप काट दो तो आप देखोगे कि बाद में वो एक नई टहनी वहाँ से निकल आती है। किसी पत्ती को आप काट दो या पत्ती को तोड़ दो तो वहाँ से एक नई लीफ, नई पत्ती निकल आती है। ठीक है, लेकिन वो प्लांट के अंदर होता है, हमारे अंदर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने अपना हाथ काट दिया तो एक नया हाथ निकल आएगा। अपने अंदर इतनी टोटिपोटेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो माइटोसिस का काम क्या है, ग्रोथ और रीजनरेशन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो आप लोग याद कर लेना, रट लेना। रटने वाली ऐसे कोई चीज़ नहीं है, बस खाली एक साइंटिस्ट का नाम ही रटना, बाकी ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो अपने आप दिमाग में घुस जाएंगी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि 1 से 2 सेल कैसे बने। ये मदर सेल है और इस मदर सेल से 2 डॉटर सेल कैसे बनती हैं। देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी, मदर सेल के पास कितना है, क्रोमोसोम नंबर 14।
इसने अपने क्रोमोसोम नंबर 14 अपनी 2 डॉटर सेल में दिए और दोनों में 14 दिए। ये कैसे पॉसिबल है भाई? अगर देखा जाए तो ये 14 + 14 कितना हो गया? 28 हो गया। मतलब इस मदर सेल के अंदर तो 28 होना चाहिए था, क्योंकि इसने 14 इसको दिए, 14 इसको दिए। ठीक वैसे ही है जैसे कि मैंने अपने दोनों बच्चों को 100 रुपये दिए, तो बताओ मेरे पास कितने हो गए? मेरे पास 200 होंगे, इसलिए तो मैंने 100 दोनों को दे दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस मदर सेल के पास 14 क्रोमोसोम है, तो इसने अपने दोनों डॉटर सेल को 14 दे दिए। इससे ये बात तो कंफर्म होती है कि पहले इस मदर सेल ने अपने इस 14 क्रोमोसोम को डबल किया होगा सेल डिवीजन से पहले। देखो, और ये जो सेल है वो शेप में और साइज में भी एक जैसे हैं। मतलब इस सेल के अंदर जो भी कंटेंट होगा, चाहे वो उसका माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, पूरा की पूरा साइटोप्लाज्म हो, प्रोटीन हो, वो सब कुछ पहले उसने डबल किया होगा, तभी तो एग्जैक्ट क्वांटिटी में इसको और इसको दे पाया है। आ गई ना बात समझ में? देखो, इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि जो सेल डिवाइड होने जाएगी वो पहले खुद को तैयार करेगी। किसके लिए? डिवीजन के लिए, क्योंकि उस सेल को पहले अपना सारा कंटेंट एग्जैक्ट डबल करना पड़ेगा। अगर इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, मान लो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया 100 है, ठीक है, तो इसके अंदर भी 100 होंगे और इसके अंदर भी 100 होंगे। मतलब पहले अपन को इसके माइटोकॉन्ड्रिया कितने कराने पड़ेंगे? डबल। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 14 है, तो इसको पहले अपने क्रोमोसोम नंबर डबल करने पड़ेंगे, तभी तो 14 दे पाएगा। अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मान लो कि 1000 है, ठीक है, तो 1000 यहाँ भी होंगे, 1000 यहाँ भी होंगे। मतलब सेल डिवीजन से पहले ऐसे अपने क्लोरोप्लास्ट 1000 से 2000 करने पड़ेंगे। इसके अंदर जो भी प्रोटीन होगा वो प्रोटीन इसमें भी होगा, इसमें भी एग्जैक्ट होगा। मतलब एग्जैक्ट प्रोटीन देने के लिए पहले उसे अपना खुद का प्रोटीन डबल करना पड़ेगा। मतलब सेल डिवीजन में जाने से पहले इस सेल को खुद को डबल करना पड़ेगा, साइज में भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल शेप में भी एक जैसे हैं। मतलब इसका साइज भी जस्ट डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, ये 5 फेजेस में होती है, या 5 नहीं मैं कहूँगा, सिर्फ ये 2 फेजेस में होती है, ठीक है। 2 से अपन 5 में पहुँचेंगे। देखो वो 2 फेजेस कौन सी होती हैं, एक साइकिल के तौर पे इसको अपन पढ़ते हैं। वो 2 फेजेस कौन सी होती हैं? देखो, मान लो कि एक सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे लगते हैं। कितने? 24 घंटे। एक सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे लगते हैं, तो 22 से 23 घंटे जो है वो केवल एक फेज ले जाती है, जिसका नाम है इंटरफेज। जिसका नाम क्या है? इंटरफेज। 22 से 23 घंटे किस में लग जाते हैं? इंटरफेज। अगर एक सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे लगते हैं तो इंटरफेज जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले लेती है। यानी कि सबसे पहली फेज कौन सी हो गई? इंटरफेज। इसी इंटरफेज में ये मदर सेल खुद को तैयार करती है। इसी इंटरफेज में इस मदर सेल के अंदर सारा कंटेंट, इसका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका क्लोरोप्लास्ट, इसका डीएनए, इसका क्रोमोसोम, सब कुछ डबल होता है इसी इंटरफेज में, ठीक है। अब इस इंटरफेज में भी 3 फेजेस होती हैं, 3 सब फेजेस होती हैं। एक होती है G1 फेज, इसको कहते हैं हम G2 फेज, और जो सेंटर में होती है ना, इसको कहते हैं S फेज। इसको कहते हैं S फेज। ये S फेज है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक सेल की जो साइटोप्लाज्म है वो तो बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाएंगे और बराबर हिस्सों में बट भी जाएंगे, लेकिन जो डीएनए है उसका, जो क्रोमोसोम है उसका, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। अगर क्रोमोसोम के डिवीज़न में क्रोमोसोम जब आपस में बटेगा तो बांटने के लिए पहले क्रोमोसोम को खुद को डबल होना पड़ेगा। यहाँ पर 14 है, मतलब इसको पहले 28 करने पड़ेंगे, जस्ट एक कॉपी बनानी पड़ेगी बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये कॉपी जब बनेगी ना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम ही आने वाली जो डॉटर सेल हैं उनके नेचर को बताएगा। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई, इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसके डिवीज़न में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, डीएनए का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, वो बहुत क्रिटिकल होता है। छोटी सी भी अगर गलती होती है तो ये डॉटर सेल जो है हो सकता है वो जीवित ही ना रहे, अगर डीएनए में थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो, ठीक है। इसीलिए ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, इसके लिए एक अलग से फेज़ बनाई गई है जिसका नाम है एस फेज़। तो डीएनए जो डबल होता है वो एस फेज़ में होता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ होता है? एस फेज़ में होता है। G1 फेज़ में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, मतलब इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है, जो भी प्रोटीन है, आरएनए, वो डबल होते हैं। G2 फेज़ में बचा कुचा जो आरएनए और प्रोटीन होगा वो डबल हो जाएगा। मतलब एक अलग से फेज़ है एस फेज़, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सेल साइकिल जब होती है, सेल डिवीज़न जब होता है, तो उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? डीएनए एक का डबल कब होता है? तो वो होता है इंटरफेज़ में।
और इंटरफेज ऑप्शन में ना हो तो फिर इंटरफेज की जगह ऑप्शन में क्या होगा, एस फेज में। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। ये सबसे लार्जेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की, सेल डिवीजन की। ठीक है, इंटरफेज, क्योंकि अगर 24 घंटे की साइकिल है, 24 घंटे में अगर एक सेल दो बन रहे हैं, एक सेल से डबल सेल हो रहे हैं 24 घंटे में, तो 22 से 23 घंटे अकेला इंटरफेज ही ले लेता है। ठीक है, इसकी आखिरी फेज कौन सी है, G2 फेज, G1, S और G2। जैसे ही G2 फेज खत्म होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी डिवीजन फेज। यहाँ से कौन सी फेज स्टार्ट होगी, डिवीजन फेज। इसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं, इसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। यहाँ पर जो सेल, ये जो डिवीजन जो अपना हुआ था एस फेज में, यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर तो अपना क्रोमोसोम नंबर कितना है, 14 है, लेकिन ये एस फेज जब खत्म होगी ना, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। मतलब G2 फेज में क्या है, क्रोमोसोम नंबर 28 है। तो अभी ये डिवीजन फेज जो होगा ना, यहाँ से जब ये खत्म होगा तो यहाँ पर 2 सेल बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 2 सेल। इसके अंदर भी 14 होंगे और इसके अंदर भी 14 होंगे। मतलब ये जो डिवीजन फेज है ना, वो इस 28 क्रोमोसोम को 14 हिस्सों में बांटेगा। 14 क्रोमोसोम एक सेल को देने हैं, 14 क्रोमोसोम दूसरे सेल को देने हैं। किसमें, डिवीजन फेज में। अब ये जो डिवीजन फेज होता है, इसमें फिर से 4 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है प्रोफेज। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे आपको, रटना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस से रटना पड़ेगा। पहली होती है प्रोफेज, उसके बाद होती है मेटाफेज। ठीक है, उसके बाद होती है एनाफेज, और एनाफेज के बाद ये है अपनी टीलोफेज। ठीक है, इसका सीक्वेंस याद रखना, पहली कौन सी है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ट्रिक से याद रखना, पीएम का असिस्टेंट। हालांकि ट्रिक की क्या जरूरत है, 4 ही तो हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैं ट्रिक पे विश्वास तो नहीं करता, लेकिन फिर भी आप लोगों को रखना हो तो ऐसे रख लो, PMAT या पीएम का असिस्टेंट। पीएम का AT मतलब असिस्टेंट। ठीक है, P फॉर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन सीक्वेंस पर आते हैं कि पहले प्रोफेज होती है, फिर मेटाफेज होती है, फिर एनाफेज होती है, फिर टीलोफेज होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में इतनी। अब शुरू करते हैं अपन कि पहले प्रोफेज में क्या होगा, फिर मेटाफेज में क्या होगा, फिर एनाफेज में क्या होगा, फिर टीलोफेज में क्या होगा, क्या क्या चेंजेस यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से बदलाव होते हैं। वो चेंजेस, वो बदलाव पर क्वेश्चन आते हैं कि प्रोफेज जब हुआ तो सेल में क्या चेंजेस हुए, मेटाफेज में सेल के अंदर क्या चेंजेस हुए, एनाफेज में सेल में क्या चेंजेस हुए, टीलोफेज में सेल के अंदर क्या चेंजेस हुए। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बस वो देख लेते हैं अपन। देखो भाई, मतलब 4 स्टेज आपको पढ़नी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखो, तो मैं 4 सेल तो पहले ही बना देता हूं। एक स्टेज ये रही, ये दूसरी स्टेज, ये तीसरी स्टेज और ये चौथी स्टेज। 4 स्टेज अपन ने बना दी। ठीक, ये क्या है, ये पहली स्टेज रहेगी आपकी कौन सी, प्रोफेज। ठीक, उसके बाद दूसरी आएगी कौन सी, मेटाफेज। फिर तीसरी स्टेज कौन सी आएगी, एनाफेज। और 4th स्टेज कौन सी आएगी, टीलोफेज। बस आपको याद क्या रखना है कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और बदलाव में भी आपको कहाँ याद रखना है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। बस साइटोप्लाज्म में क्या चेंजेस हो रहा है उस पर क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हो ना, कभी वो आपको याद रखना है। उसमें तो सिंपल, अभी इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, 2 सेल आपस में डिवाइड हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म बराबर हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, अपना मेन फोकस किस पर रहेगा, इसकी न्यूक्लियस में। देखो भाई, तो फिर न्यूक्लियस में क्या होता है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। ठीक, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। अब चूंकि क्रोमोसोम इसका हो चुका है डबल, क्रोमोसोम जो है वो इसका डबल हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, अब 40। अपने मान लो अपन मटर की बात कर रहे थे, अपन एग्जांपल मटर का ले लेते हैं, तो नॉर्मल मटर के अंदर कितने होते हैं, 2n = 14। तो अभी इसके अंदर कितने होंगे, 28 क्रोमोसोम होंगे, जस्ट डबल होंगे। देखो भाई, ये कौन सी लेयर है, ये न्यूक्लियस की लेयर है, जिसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियोलस। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोलस। अब देखो क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, प्रोफेज में क्या चेंजेस होते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रोफेज स्टेज में
ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं यहाँ से। प्रोफेज स्टेज में क्रोमोसोम कैसा दिखता है? पहला क्वेश्चन तो ये सिंपल सा पूछते हैं कि प्रोफेज स्टेज में क्रोमोसोम कैसा नजर आता है। तो बताओ आपको कैसा नजर आ रहा है? एक धागे जैसा नजर आ रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो क्रोमोसोम है वो कैसा नजर आता है? थ्रेड लाइक, धागे जैसा दिखता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैसे जैसे प्रोफेज खत्म होती है, अभी तो ये स्टार्टिंग में थ्रेड लाइक है, जैसे जैसे ये प्रोफेज से अभी अर्ली प्रोफेज, फिर मिड प्रोफेज, फिर लेट प्रोफेज, जैसे प्रोफेज खत्म होगी क्या लग जाएगा? मेटाफेज। तो प्रोफेज जब खत्म होती है तब और क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो जब प्रोफेज एंड होने वाली होती है, प्रोफेज जब खत्म होती है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो धागे जैसा क्रोमोसोम है ना, ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये आपस में सिकुड़ता है और कॉइल्ड होता है, इसकी कॉइलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी थिक हो जाता है, फिर ये धागे जैसा नहीं दिखता। फिर ये क्रोमोसोम कैसा नजर आने लगता है? ऐसा, ये इस तरह का नजर आने लगता है। कब? लेट प्रोफेज में, मतलब जब प्रोफेज खत्म होने को होता है तब क्रोमोसोम आपको धागे जैसा नजर नहीं आएगा। ये क्रोमोसोम बिल्कुल एक क्रोमोसोम का ही स्ट्रक्चर, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर लेगा। बताओ ये क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। यानी कि ये भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि क्रोमेटिड कब दिखने लगते हैं। तो क्रोमेटिड जो है वो लेट प्रोफेज में आकर हमको नजर आने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम था वो कैसा हो गया? मोटा सा हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि वो कॉइलिंग हो गई इसकी। यहाँ पर इस थ्रेड लाइक क्रोमोसोम की क्या हो गई? कॉइलिंग हो गई, इसका कंडेंसेशन हो गया, ये सिकुड़ने लगा, कॉइलिंग हो गई। कॉइलिंग होने की वजह से ये क्रोमोसोम जैसा दिखने लगा, मतलब यहाँ पर क्रोमेटिड दिखने लगते हैं लेट प्रोफेज में। और क्या क्या चेंजेस आते हैं? और यहाँ पर एक चेंजेस, सबसे बड़े चेंजेस हैं ये न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना। जैसे ही प्रोफेज खत्म होगा, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो दोनों वो हैं आपके, वो डिसअपियर हो जाएंगे, हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, गायब हो जाएगी। न्यूक्लियोलस ये भी हट जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्पिंडल अपैरेटस, कौन? स्पिंडल अपैरेटस दिखने लगते हैं। स्पिंडल अपैरेटस अपन को नजर आने लगते हैं लेट प्रोफेज में। ये कुछ चीजें हैं जो प्रोफेज में होती हैं। क्या क्या? सबसे पहली तो कि अपैरेटस के प्रोफेज के अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, वो कैसा दिखता है? थ्रेड लाइक। जैसे जैसे प्रोफेज एंड होती है, उसका जो लेट प्रोफेज आता है, तब जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है वो सिकुड़कर, कॉइलिंग होकर, कंडेंसेशन होकर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम, मतलब क्रोमेटिड नजर आने लगते हैं। इसके लेट प्रोफेज में, जब प्रोफेज खत्म होती है, तब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाते हैं। इसके अलावा स्पिंडल अपैरेटस जो है वो दिखने लगते हैं। ये चेंजेस हो गए। जैसे लेट प्रोफेज खत्म होगा, ये सेल किस में पहुंच जाएगा? मेटाफेज में। अब मेटाफेज में क्या होता है वो देखो, ये क्रोमोसोम एक रॉड जैसे स्ट्रक्चर बन गए। बताओ ये क्रोमोसोम के सेंटर में क्या होता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ना, ऐसा होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ये दोनों क्या चीज़ है? क्रोमेटिड। और जो सेंटर में होता है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमियर। देखो क्या काम होता है इसका। अच्छा ये बताओ, कोई एक सेल है, इस सेल का इक्वेटर क्या होगा और पोल क्या होगा? जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का इक्वेटर किसको बोलेंगे और पोल किसको बोलेंगे? ये जो लाइन होगी इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं पोल। इसको बोलते हैं क्या? इक्वेटर। और इसको बोलते हैं क्या? पोल। ठीक उसी तरह से ये अपना सेल है। इस सेल के अंदर ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पहुँच जाता है मूव करते करते, और दूसरा स्पिंडल फाइबर जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाता है। तो स्पिंडल फाइबर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इक्वेटर कौन सा है? जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इसको कहते हैं क्या? इक्वेटोरियल प्लेट। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, क्योंकि ये इक्वेटर पे एक प्लेट बन जाती है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज हो जाते हैं? जैसे ये क्रोमोसोम है तो सेंट्रोमियर इनके बिल्कुल लाइन में रहेंगे, बिल्कुल एक साथ लाइन में सेंट्रोमियर लग जाएंगे, और इस तरह से क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाते हैं। कहाँ पर? इक्वेटोरियल प्लेट पर, इस तरह से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है मेटाफेज में, और हमेशा पूछा जाता है कि और एक ही चीज पूछी जाती है मेटाफेज में हमेशा, कि मेटाफेज में होता क्या है? मेटाफेज में होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, और अरेंजमेंट भी कैसा होता है? सेंट्रोमियर एक दूसरे के सामने रहते हैं। सेंट्रोमियर जो होते हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन में रहते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। किसमें? मेटाफेज में। इसी मेटाफेज स्टेज में ये जो स्पिंडल अपैरेटस है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर, जो इनके सेंट्रोमियर से जाके जुड़ जाते हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और बनाओ, ये जस्ट डबल हो चुके हैं ना अपने क्रोमोसोम, एक उनकी कॉपी भी तो रहेगी एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है वो किससे जुड़ जाते हैं, सेंट्रोमियर से। एक स्पिंडल फाइबर वहाँ से निकाल दो, ये रहा एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकलेगा, और ये कहाँ पर जुड़ेंगे, जाके सेंट्रोमियर पर जाके जुड़ जाएंगे। ठीक, और स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकलेंगे जो इधर से जाकर इस सेंट्रोमियर पर, सेंट्रोमियर तो एक ही है लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम जो कि डुप्लीकेट हो चुके, डबल हो चुके थे, वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपस में जाकर इस तरह से स्पिंडल फाइबर आपस में इस सेंट्रोमियर से जाकर जुड़ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये प्रोटीन फाइबर होते हैं। इलास्टिसिटी इनके अंदर बहुत होती है, जैसे रबड़ होती है ना, रबड़ की तरह ये खिंचते हैं बहुत ज़्यादा। कौन, स्पिंडल फाइबर। तो अभी तो क्या हुआ, ये स्पिंडल फाइबर जाके इनके सेंट्रोमियर से जाकर अटैच हो गए, सेंट्रोमियर से जाकर अटैच हो गए, बहुत मजबूत होते हैं, ये कभी टूटते नहीं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है किसमें, मेटाफेज में, कि स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर से जाके अटैच हो जाते हैं और सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर जाकर अरेंज हो जाते हैं। ये बात आपको मेटाफेज में याद रखनी है। अब आ जाओ एनाफेज में। एनाफेज में क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये अब सिकुड़ना स्टार्ट करेंगे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे मैंने कहा ना कि ये रबड़ जैसे होते हैं, कि इलास्टिसिटी होती है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर है वो खींचकर वहाँ तक पहुँचे, उससे जुड़ गए। अब अपने इलास्टिसिटी को, रबड़ को खींच तो दिया, छोड़ेंगे तो जैसे क्या होगा, वापस आएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है, स्पिंडल फाइबर ये थी वो अंडर प्रेशर वहाँ तक पहुँच गए और उससे जाके जुड़ गए। अब ये स्पिंडल फाइबर वापस आएंगे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये वापस आएंगे तो इतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा ना। अब मैंने क्या कहा कि स्पिंडल फाइबर इतने मजबूत होते हैं कि टूटते नहीं हैं। तो अब देखो, एक स्पिंडल फाइबर इसी क्रोमोसोम को उधर खींच रहा है, एक स्पिंडल फाइबर इसी क्रोमोसोम को इधर खींच रहा है। ये ठीक वैसी हालत हो गई जैसे हम रस्सी खींचते हैं ना, वो गेम आपने खेला होगा। जैसे देखो, एक क्रोमोसोम तो ये रहा और ये उसका डुप्लीकेटेड सेगमेंट है जो एस फेज में बना था। ठीक है, एक रस्सी इसको इधर खींच रही है, एक रस्सी इसको इधर खींच रही है, एक स्पिंडल फाइबर उधर से ताकत लगा रहा है, एक स्पिंडल फाइबर इधर से ताकत लगा रहा है। सेम इसी तरह का सीन, इसी तरह की जो फिल्म है वो यहाँ पर हो रही है, सॉरी इस एनाफेज स्टेज में होगी। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर इसको यहाँ से खींचेगा, ये स्पिंडल फाइबर इसको यहाँ से खींचेगा। अब स्पिंडल फाइबर इतने मजबूत हैं कि ये टूट नहीं सकते, तो टूटेगा क्या फिर, इसका सेंट्रोमियर, क्योंकि ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। इतना फोर्स क्रिएट होता है कि ये सेंट्रोमियर से टूटता है। अब बताओ कैसे टूटेगा, ऐसे ही टूटेगा, दो हिस्से में टूट जाएगा, आधा सेंट्रोमियर उधर और आधा सेंट्रोमियर इधर। कैसे टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा ना, क्योंकि ऐसे खींच रहे हैं। अगर इसको ऐसे खींचते तो इधर से टूटता, ऐसे खींच रहे हैं तो इधर से टूटेगा। तो ये जो टूटना है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन कहाँ होता है, यहाँ एनाफेज स्टेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीन कैसा नजर आएगा आपको एनाफेज स्टेज में, ये रहा स्पिंडल अपैरेटस, ये रहा स्पिंडल अपैरेटस। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेंगे, जब उनको अपोजिट पोल पर मूव करते हुए नजर आएंगे। कौन, क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़े होंगे और अपोजिट पोल पर मूव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकले थे वापस यहीं पर आएंगे, वो स्पिंडल फाइबर वापस वहाँ जाएंगे। तो आधे क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे। देखो ये सीन कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर जो फोटोग्राफ अपन कभी लो, आप कभी इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो कैसा नजर आएगा, ये इस तरह का। आधा क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जा रहा है, आधा क्रोमोसोम नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमोसोम जो है वो, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो आपके डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो टूट गए। कौन सा डिवीजन हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। ये आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि एनाफेज स्टेज में कौन सा डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। किसका, सेंट्रोमियर का। जब सेंट्रोमियर का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा तो वो दो इक्वल हाफ में टूट जाएगा, तो आधा क्रोमोसोम एक पोल पर चले जाएंगे और आधा क्रोमोसोम दूसरे पोल पर चले जाएंगे। ठीक है, ये है एनाफेज की कहानी। एनाफेज में बस इतना ही बताते हैं कि क्रोमोसोम का सेपरेशन कहाँ होता है। तो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है एनाफेज स्टेज में, सिंपल सी बात। ठीक है, यहाँ पर कैसे होता है कि वो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रिक्शन होते हैं, आप अपने अपने पोल की तरफ वापस से खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से इतना प्रेशर, इतना टेंशन क्रिएट होता है।
अब स्पिंडल फाइबर इतने मजबूत हैं वो टूटते नहीं है, टूट कौन जाता है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर इक्वल बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और आधा क्रोमोसोम उधर आधा क्रोमोसोम उधर। आधा काय को पूरा ही क्रोमोसोम गया क्योंकि वो तो जस्ट उसका डुप्लीकेटेड पार्ट है। मतलब यहाँ से क्लियर कहानी हो रही है बिल्कुल, यानी कि 14 क्रोमोसोम ऊपर की तरफ चले गए और 14 क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ गए। ये तो क्या है, एनाफेज स्टेज में हुआ। अब टीलोफेज में क्या होता है, ये एनाफेज स्टेज कब तक चलेगी, जब तक ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच नहीं जाते। जैसे ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे, मतलब ये क्रोमोसोम यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, और ये वाले क्रोमोसोम यहाँ पहुंच जाएंगे, तब तक एनाफेज स्टेज चलेगी। जैसे ही ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे, एनाफेज खत्म, टीलोफेज स्टार्ट हो जाएगी। अब टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, ये जो टीलोफेज स्टेज होती है ना, इसको रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज। रिवर्स प्रोफेज मतलब ये प्रोफेज में जो घटनाएं घटी थी ना, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या हुआ था, न्यूक्लियोलस जो है वो हट गया था, यहाँ पर न्यूक्लियोलस वापस बन जाएगा। एक न्यूक्लियस यहाँ क्रोमोसोम के पास बनेगा, एक न्यूक्लियस यहाँ क्रोमोसोम के पास बनेगा। इस प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हट गई थी, डिसअपियर हो गई थी। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से बन जाएगी। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ बनेगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कवर कर लेगी। यहाँ पर क्या हुआ था, जो थ्रेड लाइक था उसमें कॉइलिंग हुई थी और वो क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बन गया था। यहाँ पर क्रोमोसोम है तो यहाँ पर इसकी अब अनकॉइलिंग होगी और ये वापस से किस में बदल जाएगा, थ्रेड लाइक में बदल जाएगा। ये वापस से एक धागे जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। अगली बात समझ में, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स प्रोफेज। जो प्रोफेज में हुआ था उसका जस्ट अपोजिट यहाँ टीलोफेज में होगा। इतना समझ में आया। अब क्या है, देखो जो मेन टारगेट था इस डिवीजन फेज का वो क्या था, जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए थे उनको बराबर हिस्सों में बांटना, जो बांट दिए। अब 14 क्रोमोसोम यहाँ पहुँच चुके हैं, 14 क्रोमोसोम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये है इसका साइटोप्लाज्म। अब बस साइटोप्लाज्म को बांटना है। मेन जो पैसा था वो तो बांट दिया, अब प्रॉपर्टी को और बांट दो दोनों भाइयों में। क्या करना है, अब यहाँ पर होगा साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मेन जो चीज़ थी वो डिवाइड हो चुकी है और वो है उसके क्रोमोसोम। बराबर बराबर हिस्सों में क्रोमोसोम हमने बांट दिए। अब साइटोप्लाज्म रह गया, वो इक्वल हिस्से में दोनों में बट जाएगा, आधा साइटोप्लाज्म इधर आधा साइटोप्लाज्म इधर, जिस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब ये जो साइटोकाइनेसिस होती है ना, ये एनिमल के अंदर तो अलग टाइप की होती है और प्लांट के अंदर अलग टाइप की होती है। क्यों भाई, देखो एनिमल का जो सेल होता है, अभी जैसे कि ये मैंने जो बनाया ना, ये एनिमल सेल जैसे ही दिख रहा है क्योंकि गोल बनाए हैं। प्लांट सेल तो कुछ इस तरह का होगा। जो प्लांट सेल है वो ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है सेल वॉल। एनिमल सेल जो है वो कैसा होता है, गोल, क्योंकि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। यहाँ पर पहले सेल वॉल होती है जो कि डेड सेल होती है, डेड सेल की बनी होती है, रिजिड होती है। इसी वजह से तो इस प्लांट का ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस सेल वॉल होने की वजह से यहाँ पर दो तरह की साइटोकाइनेसिस है। किसकी वजह से, सिर्फ सेल वॉल होने की वजह से दो प्रकार की साइटोकाइनेसिस होगी। देखो एक तो होती है क्लीवेज फरो, जो होती है एनिमल के अंदर, क्लीवेज फरो। यहाँ पर क्या होगा, ये क्रोमोसोम इधर है और आधा क्रोमोसोम इधर है, ये इसका सेल ये इसका सेल। अब यहाँ पर क्लीवेज फरो में क्या होता है, देखो जैसे अपन ऐसा लगता है, ठीक जैसे कि इसको अगर देखा जाए तो, आप वीडियो वगैरह देखना है इसके इंटरनेट पर या इसको पढ़ना, ऐसा लगता है जैसे कि कोई कैंची से इसको बीच में काट रहा हो। मतलब पहले कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगा, ये जो है वो इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगा और आगे चल के ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल जो है वो अलग हो जाएगा। इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन अपन को दिखेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होते हुए दिखेगा और ये सेल अलग ये सेल अलग। इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो। ऐसा लगता है जैसे कोई किसको कैंची से काट रहा हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज फरो। ये जो क्लीवेज फरो है ना, ये इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है जो कि काफ़ी रिजिड और काफ़ी टफ होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो पॉसिबल है ही नहीं, कॉन्स्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकता। अब इसमें कैसे होगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इधर न्यूक्लियस है। इसमें कैसे होता है, इसमें सेल प्लेट बनती है। ये जो सेल वॉल होगी ना, वो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगी और इसको दो हिस्सों में बांट देगी। इसको बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन।
इसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन से, एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है क्लीवेज फरो से। यहाँ से क्वेश्चन आता है सीधे सीधे नाम से कि प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन से। क्यों होता है, वहाँ क्लीवेज फरो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, बड़ा आसान होता है, क्लीवेज फरो डेवलप होती है और दो सेल में आपस में वो डिवाइड हो जाते हैं। ये क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गई प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर। ये कॉमन रहती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। इतनी सी बात समझ में आई। हमारा टारगेट क्या था, देखो 2 सेल बन चुके हैं, एक का डबल करना था हमको, और एग्जैक्टली इसके अंदर भी 14 क्रोमोसोम, इसके अंदर भी 14 क्रोमोसोम, सेम साइटोप्लाज्म इसके अंदर, सेम साइटोप्लाज्म इसके अंदर। ये हो गया अपना माइटोसिस कंप्लीट। ऐसे ये 2 हो गए। अब ये जो है इसका फिर से डिवीजन होगा, इसमें फिर से इंटरफेज होगी, ये फिर से अपना माइटोसिस डिवीजन में जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो इसके 2 हो जाएंगे, फिर इसके भी 2 हो जाएंगे, ऐसे इससे फिर 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, फिर उन दोनों से भी 2 बनेंगे, इन दोनों से भी 2 बनेंगे, ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 के 16, और सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसी को कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मियोसिस देख लेंगे।